बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप सब लोग जानते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं। उसमें एक असेसमेंट का सब्जेक्ट लिया है हमने, और दूसरा जो है वो हमने रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन का, ये 2 सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो है हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से, और मेथड ऑफ टीचिंग में कुछ सवालात आते हैं एमसीक्यूज। इतना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं, आप खुद से भी तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ब्रीफली मैं फिर भी इसको टच करना चाह रहा था एमसीक्यूज के हवाले से। जो एमसीक्यूज आते हैं तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? आमतौर पर इनको डिफाइन किया जाता है रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक देम इजी एंड टू कंप्रीहेंड इन क्लासरूम टीचिंग। तो ये वो रूल्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स को इजी बना देते हैं। ये वो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो भी मटेरियल प्रेजेंट करते हैं वो इजी हो जाता है। तो the rules for presenting difficult terms and concepts to make them easy and to comprehend in classroom teaching, तो ऐसे रूल्स को हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं जी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में क्या है कि जब हम टीच करते हैं तो फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, पहले सादा सी चीजें पढ़ानी है, फिर जो है वो पेचीदा, इसके बाद फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले जो चीजें जानते हैं उसकी बात करेंगे, फिर अननोन की बात करेंगे। समटाइम्स जो है पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर होल बताते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में पहले हो सकता है हम होल बताएं और फिर जो है हम पार्ट्स की तरफ जाएं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन एंड द कंटेंट। तो ये सारे जितने भी रूल्स हैं टीचिंग के, इनको हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं जी। ठीक है, ताकि जो भी हम चीज पढ़ा रहे हैं वो तलबा के लिए आसान हो। तो ये सारे के सारे जो है दीज आर दी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, इसके बाद 3-4 टर्म्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचिंग टेक्निक्स क्या है और टीचिंग टैक्टिक्स क्या है। तो समटाइम्स कोई एक आधा एमसीक्यूज इसके हवाले से भी आ जाता है। तो याद रखें, टीचिंग स्ट्रेटजी इज द मीन टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग स्ट्रेटजी का ताल्लुक जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से। तो जहां भी ऑब्जेक्टिव्स की बात आएगी वो क्या चीज होगी, वो टीचिंग स्ट्रेटजी होगी। टीचिंग स्ट्रेटजी का काम क्या है कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। जबकि टीचिंग मेथड क्या है? टीचिंग मेथड इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। देखें, टीचिंग है क्या? टीचिंग इसी को कहते हैं ना कि हम तलबा तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हम तलबा तक कंटेंट्स पहुंचाते हैं, मटेरियल उनको बताते हैं कि ये चीजें हैं। तो ये इसी को हम टीचिंग मेथड कहते हैं। तो ये है क्या? द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, कि हम क्लास में जो कंटेंट्स की प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वन वे कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो इसको हम लेक्चर मेथड कह लेंगे, लेकिन असल में वन वे कम्युनिकेशन किस लिए कर रहे हैं? टू प्रेजेंट द कंटेंट्स टू द स्टूडेंट्स। हमने मटेरियल, कंटेंट्स, इंफॉर्मेशन तलबा तक पहुंचानी है। अगर वन वे कम्युनिकेशन के जरिए पहुंचाएंगे तो ये कौन सा टीचिंग मेथड बन जाएगा? ये लेक्चर मेथड बन जाएगा। अगर हम बच्चों को कोई चीज दिखाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। और अगर बच्चों को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके हम उनको बता रहे हैं तो ये एक्टिविटी मेथड हो जाएगा। तो जो तरीकेकार होगा, जो स्टाइल होगा प्रेजेंटेशन का,
उस उसी से जो है मेथड जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो मेथड इटसेल्फ क्या है? द स्टाइल, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द मटेरियल और कंटेंट टू द स्टूडेंट्स, कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो उस स्टाइल को, उस वे को हम टीचिंग मेथड कहते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मेथड। बुनियादी तौर पे ये टीचिंग स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी का जो लफ्ज़ है ये मिलिट्री से हमने बारो किया हुआ है, लिया हुआ है, जबकि मेथड जो है ये पेडागोजी ऑफ एजुकेशन है। मेथड जो है वो हमारी पेडागोजी की एक टर्म है। टीचिंग मेथड जो है इसका ताल्लुक पेडागोजी से है, ठीक है। These strategies are implemented by tactics of teaching. जी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टैक्टिक्स की जरूरत होती है और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निक्स की जरूरत होती है। ये चीज जहन में रख लें कि टैक्टिक्स का ताल्लुक स्ट्रेटजी के साथ है और टेक्निक का ताल्लुक जो है वो मेथड के साथ है। तो ये हम आगे थोड़ा सा टेक्निक्स और मेथड को टेक्निक्स और टैक्टिक्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। The effectiveness of teaching strategy is evaluated in terms of achieving objectives, और जो स्ट्रेटजी है वो उसी वक्त कामयाब होगी जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही स्ट्रेटजी है। अगर हम बेहतर अंदाज में अचीव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेटजी इफेक्टिव है। और द टीचिंग मेथड्स आर इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। और टीचिंग मेथड्स को हम की कामयाबी देखनी हो तो हम इस बात से देख सकते हैं कि सब तलबा को जो कंटेंट्स हैं या सब्जेक्ट मैटर है वो कितना कुछ पे उनका अबूर है। द मेन फोकस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजी का जो ताल्लुक है वो पहले भी मैंने बात की है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से के हवाले से बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन। The teaching method aims at effective presentation of subject matter। और टीचिंग मेथड का ताल्लुक किस चीज से है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कितने बेहतर अंदाज में हमने पेश किया है या प्रेजेंट किया है। अच्छा जी, हम अब ये तो हमने बात की टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जी टीचिंग टेक्निक की। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। अ मेथड ऑफ टीचिंग डिटरमिन्स द स्टाइल or way of presenting of the content while technique assists in doing so। देखें, मेथड का ताल्लुक तो ये है कि हमने मटेरियल तलबा तक पहुंचाना है, हमने मटेरियल प्रेजेंट करना है, ट्रांसफर करना है टू दी स्टूडेंट्स। और टेक्निक्स का ताल्लुक इस चीज से है कि हम बेहतर अंदाज में, या टेक्निक जो है वो हेल्प करती है हमारी कि हम ये काम सर अंजाम दे सकें। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ कंटेंट्स या प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स। तो टेक्निक्स जो है इसमें हमारी हेल्प करती हैं। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो आप देखेंगे द क्वेश्चनिंग, स्टोरी टेलिंग एंड सुपरवाइज स्टडी, ये सब की सब टेक्निक्स हैं। और आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेक्चर मेथड के जरिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ हम अगर क्वेश्चनिंग आंसर टेक्निक का इस्तेमाल करें तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है और तलबा की लर्निंग ज़्यादा होती है। क्योंकि तलबा को पता होता है कि टीचर जब सवाल करेगा तो हम सवाल करना है, तो वो फिर ज़रा गौर से जो है आपके लेसन को सुनते हैं। तो टेक्निक जो है वो क्या करती है? असिस्ट करती है ताकि हम बेहतर तरीके से तलबा तक अपने जो कंटेंट्स हैं उनको पहुंचा सकें। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको, अच्छा एक इसमें यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्वेश्चनिंग टेक्निक की बात की। अब देखिए लेक्चर मेथड कौन सा है? लेक्चर। ज़्यादातर हम जो वक्त गुजारते हैं वो कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन लेक्चर मेथड पे, और कहीं कहीं पे हम सवालात पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग एज अ टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग एज अ मेथड भी है कि आप सिर्फ सवाल जवाब करते जाएं और बच्चों को समझाएं और कंटेंट उन तक पहुंचाएं, तो फिर वहां पे क्वेश्चनिंग मेथड होगा। लेकिन अगर एज अ पार्ट और एज अ शॉर्ट पार्ट हम इसको इस्तेमाल करें, लेक्चर के साथ कहीं कहीं हम सवाल करें, तो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक कहलाएगी। ये सारी एग्जांपल्स हैं जी टेक्निक की। और अब हम बात करते हैं टैक्टिक्स क्या हैं।
tactics are the ways of implementing a teaching strategy. हमने पहले बात की है कि अगर हमने टीचिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें हमारा जो हेल्प करते हैं वो टीचिंग टैक्टिक्स करते हैं, और जहाँ पे हमने मेथड्स को प्रेजेंट करना है वहाँ पे जो असिस्ट हमें करती है वो टीचिंग टेक्निक करती है। अच्छा, तो अब टीचिंग टैक्टिक्स क्या है? द टीचिंग टैक्टिक्स आर द वेज टीचर बिहेव्स इन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन। टीचर किस तरीके से बिहेव करता है, टीचर का बिहेवियर बड़ा काउंट करता है, और वो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। किस तरीके से? टैक्टिक में रेंज फ्रॉम नॉन वर्बल बिहेवियर टू मोर कम्प्लेक्स वर्बल बिहेवियर। ये टैक्टिक्स जो हैं ये नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। टैक्टिक्स जो हैं, अभी हमने बात की ये बिहेवियर है, तो ये नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्बल कैसे हो सकता है? टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो अगर वो साइलेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे नजर घुमाएगा तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस हो जाएंगे कि टीचर हमारी तरफ देख रहा है, और वो अपना काम करेंगे, अपनी लर्निंग की तरफ तवज्जो देंगे। तो ये नॉन वर्बल बिहेवियर है। और वर्बल बिहेवियर वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बहुत सारी बातचीत कर सकता है, वो जो है रीइंफोर्स कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग के वो अचीव होंगे। तो टैक्टिक्स में भी मे रेंज फ्रॉम नॉन वर्बल बिहेवियर टू मोर कम्प्लेक्स वर्बल बिहेवियर। तो ये वर्बल बिहेवियर भी हो सकता है और नॉन वर्बल बिहेवियर भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम अच्छा जी, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी अगर हमने उसको डिटर्मिन करने की कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी हमने अपनानी है, तो इसमें हम 3-4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वो कौन सी 3-4 चीज़ें हैं? क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके हिसाब से हम टीचिंग स्ट्रेटजीज का इंतखाब करेंगे, या मेथड्स का भी। टीचिंग स्ट्रेटजीज मेथड का इंतखाब किस बुनियाद पे करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लर्नर्स कौन से हैं, और उसके बाद रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो इसकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, हम किसी न किसी टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड का इंतखाब करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम असेसमेंट के अंदर पढ़ चुके थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये चूंकि टीचिंग मेथड के अंदर भी थी, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चूंकि पढ़ रहे थे, तो इसमें सोलो टैक्सोनॉमी जो है उसमें उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सोलो टैक्सोनॉमी बड़ी ब्रीफ सी एक टैक्सोनॉमी है, चंद चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो सोलो मीन स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। एक तो एब्रीविएशन पूछ लिया जाता है कि सोलो से क्या मुराद है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। अच्छा जी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सोलो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ आर लर्नर्स परफॉर्मेंस ग्रोज इन कम्प्लेक्सिटी व्हेन मास्टरिंग मेनी टास्क। जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर होती है, पढ़ते हुए बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर होती है, किस तरीके से वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है परफॉर्मेंस। ठीक है ना, पहले लर्निंग उसकी बड़ी सिंपल सी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ जाता है। तो इसी चीज को डिस्क्राइब करना सोलो टैक्सोनॉमी में आता है कि सोलो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। ये चीज बताती है कि हाउ आर लर्नर्स परफॉर्मेंस ग्रोज इन कम्प्लेक्सिटी, कि लर्नर जो है या तालिब इल्म आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से जो कम्प्लेक्स चीजें हैं उसको किस तरीके से वो मास्टर करता है या उस पर अबूर हासिल करता है। अच्छा जी, सोलो टैक्सोनॉमी के हवाले से हम बात करेंगे, इसके लेवल्स की बात करते हैं। तो आमतौर पे इसके 5 लेवल्स की बात करते हैं, 4 लेवल्स की भी बात, ये बाज औकात जो है 4 लेवल्स लिखे होते हैं, बाज औकात 5 लेवल्स। यहाँ पे जो हम इसको सामने जो कंटेंट देख रहे हैं इसमें 4 लेवल्स हैं, लेकिन एक लेवल बाज औकात इसमें ऐड कर लिया जाता है, प्री स्ट्रक्चरल लेवल।
प्री स्ट्रक्चरल लेवल वो है जिसमें हम ये कहते हैं कि तालिब इल्म के पास कोई वाज़े कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, किसी भी चीज़ के हवाले से वो बड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। तो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल क्या होगा? वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज पिक्ड अप और अंडरस्टूड सीरियली एंड देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज। ये यूनिस्ट्रक्चरल लेवल वो है जिस पर तालिब इल्म के पास एक ही हवाले से किसी भी चीज़ से मुतल्लिक मालूमात होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर गाय के हवाले से बात की जाए तो तालिब इल्म को सिर्फ ये पता होता है, उसका लेवल ये होता है कि उसको सिर्फ ये पता होता है कि गाय दूध देती है। उसको ये नहीं पता होता इस लेवल पे कि वो उसके चमड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पे जो बच्चे के पास जो कॉन्सेप्ट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज के हवाले से, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल वो है जिस पे बच्चा दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट के हवाले से अंडरस्टैंड करता है। उसको पता होता है कि गाय दूध भी देती है, उससे गोश्त भी हासिल करते हैं, उसके चमड़े से भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल है। फिर है रिलेशनल। रिलेशनल से मुराद है कि जहां पे उसको पता है कि दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स जो है किसी भी चीज के हैं, तो रिलेशनल लेवल पे वो दो या दो से ज्यादा जो चीजें उसको पता है उसके दरमियान रिलेशनशिप भी कायम कर लेता है। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम तालिब इल्म से पूछें कि आप ये बताएं कि पौधे जो है वो ग्रो कैसे करते हैं, और बच्चा अगर उसका जवाब दे कि पौधा जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या खुराक, जमीन से खुराक हासिल करने के बाद ग्रो करता है, तो ये क्या है? ये यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। अगर हम बच्चे से पूछें कि पौधे की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उसमें कौन से चीजें अपना किरदार अदा करती हैं, तो वो सिर्फ अगर खुराक की बात करेगा, खुराक से मुराद के पानी जमीन से लेता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो है उसके सनलाइट है या सॉइल अच्छी हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, तो ये इसका एक एस्पेक्ट है। तो ये क्या, कौन सा लेवल है? ये यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल क्या है कि अगर हम बच्चे से पूछें कि जी ये पौधा जो ग्रो करता है किस वजह से करता है, तो मे बी वो ये जवाब दे कि ये पौधा जो है वो ग्रो करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या खुराक की वजह से और अपनी जेनेटिक्स की वजह से। ठीक है ना, कि अगर इसकी जेनेटिक्स, इस बीज के अंदर ये मौरूसी तौर पे ये करैक्टर मौजूद होगा कि इसने ऊपर की तरफ बढ़ना है तो वो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घास नहीं बढ़ेगा, पौधे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे दो एस्पेक्ट्स हो गए। अगर बच्चा इस लेवल के हवाले से या ये जवाब देगा तो हम कहेंगे ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे है, कि उसको पता है कि पौधे खुराक से भी बढ़ते हैं और जो सीड है उसकी इनहेरिटेंस की वजह से भी, सीड की जो वैरायटी है उसकी वजह से भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल क्या हुआ? फिर रिलेशनल ये है कि दो या दो से ज्यादा जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप जो है वो कायम करना। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर ये कहे कि जी ठीक है, खुराक, पौधे की बढ़ोतरी के लिए खुराक भी जरूरी है और उसके साथ उसकी अच्छी वैरायटी, ये जेनेटिक्स भी जरूरी है, और साथ फिर ये बताए कि अगर खुराक अच्छी होगी और अगर जेनेटिक्स अच्छी नहीं होगी तो पौधा नहीं बढ़ेगा, और इसी तरीके से अगर खुराक अच्छी नहीं है, जेनेटिक्स अच्छी है, ये जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, खुराक अच्छी है, तो तब भी पौधा ग्रो नहीं करेगा। उसके ग्रोथ के लिए दोनों अवामिल का होना जरूरी है। तो ये कौन सा लेवल होगा? ये रिलेशनल लेवल है। और आखिरी जो इसमें जो लेवल है दैट इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट,